नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी 2022 के दिनांक 16 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। 2022 में दिनांक 15 और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने कुल 4 शिफ्ट में पेपर का आयोजन किया था, जिसमें से ये 16 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट का पेपर है। अगर आप चारों शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ये अंग्रेजी भाषा को वो उत्सुकता दिखा रहे थे समाज में प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल अंग्रेजी सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ध्यान दीजिएगा, प्रथम कार्यकर्ता पूछा गया है, तो प्रथम कार्यकर्ता जो थे वो हसरत मोहानी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन पूछा जा रहा है, तो बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था वो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। विकल्प नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहां पर देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। विकल्प नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ध्यान से समझिएगा, जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारणों से होती है दिए गए विकल्प में से, वो आपका उत्तर नहीं होगा। और जिस कारण से नहीं होती है, चूंकि आपसे नहीं पूछा गया था, वही हमारा उत्तर होगा। जन्म से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है तो ये उत्तर नहीं होगा। मृत्यु से भी होता है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। प्रवासी, आपने सुना होगा प्रवासी मजदूर, तो इससे भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, प्रवसन इस बोला गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें रुग्णता, तो ये जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित नहीं है, उसका घटक नहीं है। तो यही पूछा गया था कि कौन सा घटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी रुग्णता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो करवती लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी करवती इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो ये थार मरुस्थल इसका उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया? तो विश्व को कुल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया। विकल्प नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा 24। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ये स्थिरता के साथ विकास, ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? देखिए, यहां पर व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइवेट एक तरीके से सेक्टर हो जाएगा, यानी कि हमारा निजी क्षेत्र हो जाएगा। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन इसका बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो ये बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 इसका बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की, 1991 में नई आर्थिक नीति यानी कि NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यहां पर देख लीजिए, राजकोषीय नीति सुधार। ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति सुधार इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसद के प्रति होती है। दिए गए विकल्प में देखिए, संसद आपको कहीं भी विकल्प नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला दिया गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनावों के आधार के रूप में वर्णित किया गया है। जो शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये जाति, शिक्षा, धर्म या फिर नस्ल की परवाह किए बिना 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के मतदान अधिकार को संदर्भित करता है। तो ये तो बिल्कुल है भारतीय संविधान में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। लिखित और विस्तृत संविधान भी भारत का है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एकल नागरिकता भी है भारत की, केवल एक ही देश की आप नागरिकता ले सकते हैं, जैसे कि इंडिया के लिए है, और अगर दूसरे देश की लेंगे तो इंडिया का अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये भी है भारत के संविधान का एक प्रमुख विशेषता। लेकिन अगर बात करें द्विस्तरीय सरकार, तो ये भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, और चूंकि नहीं पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से प्रेरित है। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। विकल्प नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया मसूड़ों से जुड़ा हुआ एक प्रमुख रोग है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम दो प्रमुख उत्तक हैं जो कि पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम पूछा गया है, तो फ्लोएम किस में होगा? पौधों में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 23 की। दिया गया भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर हैं? तो इसमें 3 स्तर हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। देखिए विकल्प नंबर बी 746 वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि एक कोई पदार्थ है और कोई क्रिया हो रही है उसके साथ, और उसके बाद से नया पदार्थ बन गया। अब नए पदार्थ से हम पुराने पदार्थ पर नहीं जा सकते, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। और प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा नहीं है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया पानी का भाप में रूपांतरण। अब जब पानी गर्म होकर के भाप में बन जाता है तो वही पानी फिर से संघनित होकर के जल का रूप धारण कर लेगा। जैसे कि आप भाप बन रहा है तो ऊपर एक प्लेट रख करके उस पर आइस रख देंगे, बर्फ रख देंगे, तो वहां से ठंडा होकर के जो भाप है वो ठंडा होकर के टप टप चूने लगेगा पानी के तौर पर। तो यानी कि जो भाप है वो फिर से पानी में बदल जा रहा है, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। और चूंकि नहीं पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को देख लीजिए। कोयले का जलना, कोयला जलने के बाद से जो राख बच रहा है उसे दोबारा कोयला नहीं बनेगा, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। कागज का जलना, एक बार कागज जल गया तो उससे दोबारा कागज नहीं बनेगा, राख हो जाएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। भोजन का पाचन, भोजन जो पच गया है अब उससे आप फिर से भोजन थोड़ी बना सकते हैं, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, और यही ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। दिया गया है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो ध्यान से समझिएगा। 19 का मैं मान ले रहा हूं कि x प्रतिशत जो है वो 7.6 है, तो यहां पर मैं 7.6 लिख दे रहा हूं। 19 चौक 76 होगा, यानी कि 0.4 हो गया। अब 0.4 में 100 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 40% इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी सबको जोड़ करके टोटल संख्या से हम लोग भाग दे देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं 60 और 80 के बीच में टोटल 5 अभाज्य संख्या होंगी, 61, 67, 71, 73 और 79। सबको जोड़ देते हैं तो देखिए 1 7 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21 का एक हाथ में 2, 8 6 14, 7 21, 7 28 और 7 35, यानी 351 डिवाइडेड बाई टोटल 5 संख्या है। 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी 70.2 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर देखिए √12.0409 और माइनस √1.2544 का मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान आ जाएगा 3.47 आता है, और इसकी मान की अगर बात करें तो इसका मान होगा 1.12, ठीक है, 1.12 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखिए 7 में से 5 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और ये 2 बचेगा। 2.35 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 2.35 इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए दिए गए भिन्न में वो भिन्न सबसे बड़ा होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, लेकिन इसके हर सब में समान होने चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए सबका हर समान नहीं है, तो हम लोग पहले सबके हर को बराबर कर देते हैं। हर को कैसे बराबर करेंगे? जैसे देखिए यहां पर 80 है तो सबको हर को हम लोग 80 कर रहे हैं। अब किसी भी भिन्न में अगर अंश और हर में एक ही संख्या से मैं गुणा कर दूं तो उस भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर और नीचे मैं 5 से गुणा कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा? 13 पचे 65 और 16 पचे 80। देखिए यहां पर हर इसके बराबर हो गया। अब इसको 80 करना है तो क्या करना होगा? ऊपर और नीचे हमें 2 से गुणा कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 31 दूनी 62 और 40 दूनी 80। अब इसको 80 करना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देना होगा तो क्या हो जाएगा? 70 बटे 80। अब दिए गए जो भी हमारा भिन्न प्राप्त हुआ उसमें देखिए अंश सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहां पर 63 है, यहां पर 62 है, यहां पर 65 है और यहां पर 70 है। यानी सबसे बड़ा अंश कौन सा है? ये 70 वाला। और 70 वाला हमें किससे मिला था? 7/8 से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 31 की। दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एक कैलकुलेशन के लिए दिया गया है और ये देखिए बेसिकली एक फॉर्मूला है। जैसे कि अगर 6.73 को हम लोग ए मान लें और 4.38 को बी मान लें तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए नीचे जो दिया गया है ये ए स्क्वायर का मान दिया गया है, ये बी स्क्वायर का मान दिया गया और ये ए गुणे बी दिया गया। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बना था ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो नीचे वाला जो ये वाला पूरा मान है ये यहीं इसको डिनोट कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी कि ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा और हमारा मान केवल ए माइनस बी आएगा। और ए क्या था? 6.73 और बी क्या था? 4.38। यानी कि दोनों को सिंपली डिफरेंस घटा देना है। तो चलिए घटाइए। यहाँ पर दिया गया 6.73 और इसमें से क्या घटाना है? 4.38। 4.38 घटाइए, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद से यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा और यहाँ 6 में से 4 गया 2 बचेगा। 2.35 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 2.35 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन होता है। बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न की, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का संधि विच्छेद सत धन भावना होगा। यानी कि विकल्प नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? श्वेत का मतलब तो होता है सफेद और स्वेद का मतलब होता है पसीना। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सफेद और पसीना, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 36 की, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खाक में मिलना यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाना। विकल्प नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 37 और 38 दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसके प्रश्नों को देख लेते हैं और डायरेक्टली उसके प्रश्नों को हम लोग इस पैराग्राफ में ढूंढेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया यानी 37 नंबर का, एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, यानी कि एलिजाबेथ के जो नए पड़ोसी थे वो कहाँ रहते थे? तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर यहां पर मेंशन किया गया है। देखिए एलिजाबेथ दैट ही वॉज प्रेटी श्योर दैट स्मोक वॉज कमिंग अप थ्रू द वेंट्स फ्रॉम हर न्यू डाउन स्टेयर्स नेबर। यानी कि किसकी बात की गई है? नेबर की बात की गई और वो कहाँ रहते थे? डाउन स्टेयर्स रहते थे। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए डाउन स्टेयर्स कहाँ दिया गया है? यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर सी डाउन स्टेयर्स की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी डाउन स्टेयर्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि एलिजाबेथ किससे पीड़ित थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्मेल ऑफ स्मोक स्पेशली बोदर्ड हर बिकॉज शी हैड अस्थमा। यानी कि वो किससे पीड़ित थी? अस्थमा से। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी अस्थमा इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। एक्साइल पूछा गया है। एक्साइल का पर्यायवाची एक तरीके से पूछा जा रहा है। तो एक्साइल का मतलब होता है निकालने के सेंस में है। ठीक है, और बैनिशमेंट का मतलब भी होता है देश निकाला के सेंस में। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। यहां पर मौन दिया गया है, इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, दुखी होना या फिर विलाप करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प में देखिए जॉय यानी कि खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग
वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, यानी कि ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक में एक तरीके से आर्टिकल्स यानी सामानों को बेचता है, तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्शनियर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्शनियर इसका सही जवाब है। विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। यहां पर देखिए कथन ए दिया गया है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। और दूसरा दिया गया है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। यानी कि अपराधों में कमी क्यों आई? अपराधों में कमी इस वजह से आई क्योंकि पुलिस प्रशासन ने सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। यानी कि पहला जो है वो कारण है और दूसरा जो है वो उसका प्रभाव है। क्यों अपराध में कमी आ गई? क्योंकि कारण उसका यह था कि सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी गई। तो कारण हो गया चौकसी बढ़ाना और प्रभाव क्या हो गया कि छोटे मोटे अपराधों में कमी आना। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। यह विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो जेड और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, ए बी सी डी ई इसी प्रकार से जेड तक चलेगा। अगर हम लोग ए का नंबरिंग देखें तो 1 नंबर पे आ रहा है, 2 पे बी आ रहा है, 3 पे सी आ रहा है, 4 पे डी आ रहा है और 5 पे ई आ रहा है। इसी प्रकार से जेड जो आता है वो 26 नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम लोग इसका उल्टा गिनती शुरू करें, जेड से अगर 1 नंबरिंग दे दें तो जेड 1 हो जाएगा, फिर उसके पहले क्या आएगा? वाई आएगा, तो वो 2 नंबर पे होगा। इसी तरीके से देखिए ये जो ई है वो कितने नंबर पे आ जाएगा? वो आ जाएगा 22 नंबर पे। और इसी प्रकार से देखिए जो डी है वो कितने नंबर पे आ जाएगा? डी आ जाएगा आपका 23 नंबर पे। सी कितने पे आ जाएगा? 24 पे। और बी कितने पे आ जाएगा? 25 पे। और ए कितने पे आ जाएगा? 26 पे। अगर हम लोग उल्टी गिनती शुरू करते हैं जेड को 1 मान करके, ठीक है, तो यहीं बोला जा रहा है। देखिए इस ए को 26 क्यों दिया गया? क्योंकि ये उल्टी गिनती शुरू कर रहा था। बी को 25 क्यों दिया गया? क्योंकि ये उल्टी तरफ से काउंट कर रहा था। इसी प्रकार से अब मोबाइल को हम लोग उल्टी तरफ से काउंट करेंगे। यानी कि एम का नंबर कितना होता है? एम का नंबर होता है 13 स्टार्टिंग से, लेकिन उल्टे तरफ से देखेंगे तो 14 नंबर पे हो जाएगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए जो 14 नंबर से शुरू हो रहा होगा वही हमारा उत्तर होगा। केवल पहले विकल्प में 14 से शुरू हो रहा है, बाकी और किसी भी विकल्प में 14 से शुरू नहीं हो रहा है। बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, एक ही विकल्प केवल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये केरल में की गई है। विकल्प नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी मां की इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये गोपी है और यहां पर कोई व्यक्ति है। गोपी ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो व्यक्ति है वो मेरी मां की, यानी किसकी? गोपी के मां की इकलौते भाई। अब गोपी के मां का इकलौता भाई क्या लगेगा? गोपी का मामा लगेगा। मामा का पिता क्या लगता है? मामा का पिता आपका नाना लगता है। मामा के पिता क्या लगते हैं? नाना लगते हैं। तो यही पूछा जा रहा है गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो उन्हें नाना कहेगी। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी नाना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है विषम चुने। तो यहां पर देखिए सीरीज दी गई है 3, 13, 17, 23, 33, 67। तो 3 की बात की जाए, 13 की बात की जाए, 17 की बात की जाए, 23 की बात की जाए, 67, ये सभी अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर बात करें 33 की, तो 33 यहां पर भाज्य संख्या थी। तो चूंकि विषम हमसे पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर ए 33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। 6 बजे कुछ इस प्रकार से बज रहा होगा, 12 यहाँ है, 6 यहाँ है, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो घंटे वाली सुई 6 पर होगी और मिनट वाली सुई 2 पर होगी। तो इन दोनों के बीच क्या कोण होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्लस माइनस थीटा। थीटा क्या है? उन दोनों सुइयों के बीच का कोण बराबर 11 गुणे m/2। अब m क्या है? m मिनट को शो कर रहा है। यहां पर कितना मिनट है? 10 मिनट है। तो m की जगह हम लोग 10 रख देंगे। -30 इंटू h। h क्या है? h हावर यानी घंटे को शो कर रहा है, यानी h की जगह हम लोग 6 रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूले में मैं सबको पुट करता हूं। वैल्यू सबका दिया गया है। 11 गुणे m का मान कितना है? मिनट यानी 10 और 10/2 यानी 5 और 11 में 5 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। यहां तक क्लियर? माइनस 30 गुणे h। 30 गुणे h का मान यहाँ पर 6 दिया गया है। 30 छके 180 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है? प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 125 माइनस 125 डिग्री, और यहाँ पर प्लस माइनस थीटा। अब इधर माइनस है तो इधर से माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान 125 डिग्री आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 125 डिग्री इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम संभाजी नगर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये यूके को दिया गया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पूछा गया है, आईएनएस तरकश ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो ये किसके साथ किया है? सूडान के साथ किया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 52 की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये केरल में शुरू की गई है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ था। विकल्प नंबर एक ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो जेरूसलेम इजराइल की राजधानी है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये इसरो के साथ किया गया है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश करता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो ये कुर्ग को कहा जाता है। विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो ये सांझी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। दिया गया है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो ये कर्नाटक इसका बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये नेपाल का है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ लिखी है? तो ये दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किन विकिरण को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करते हैं? तो ये इंफ्रारेड विकिरण यानी कि अवरक्त किरण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 67 से 71 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। तो चलिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दिया गया है, मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसावे पर लिए गए मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। स्कूल, कॉलेज या आसपास में गलत संगति के दोस्तों के साथ ही गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों के सेवन की ओर अपने आप कदम बढ़ जाते हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ की फ्री में उपलब्धता कराकर फिर इसका लती बनाया जाता है और फिर लती बनने पर वे इसके लिए चोरी से लेकर के अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप द्वारा दिया गया जेब खर्च कम पड़ने लगता है। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयाँ HIV का भी कारण बनती हैं, जो अंततः एड्स के रूप
धारण कर लेती है। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों से नशे की आदत सीखते हैं। उन्हें लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं वह ठीक है और फिर वे भी घर में चोरी और अपराध आरंभ कर देते हैं। चिकित्सकीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन और स्मैक जैसे मादक पदार्थ से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और पागलपन व सुप्तावस्था में हो जाता है। ये ऐसी उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। ऐसे युवा उच्छृंखल, हिंसक, अनुशासनहीन, झगड़ालू, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है। नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कॉलेज ही नहीं, स्कूलों तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। भारत के कई राज्यों में गांजा व अफीम की खेती होती है और हेरोइन आदि का व्यापार खुलेआम चल रहा है। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? चलिए, इस पैराग्राफ पर आधारित पहला प्रश्न दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता, यानी कि कौन सा ऐसा कारण है जो कि पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पूरे पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया और यहाँ पर देख सकते हैं परिवार का धनी होना। कहीं पर भी परिवार के अमीर गरीब की बात नहीं की गई थी और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए उचित नहीं लगता यानी कि वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जो कि पैराग्राफ में दिया ही नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर 4 की चर्चा नहीं की गई है पैराग्राफ में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो जब हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया तो यहां पर आप देख सकते हैं माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो देखिए, अनुशासनहीनता की बात की गई थी, स्वास्थ्य के प्रति सजगता तो ये नहीं बात की गई है, मानसिक संतुलन खो देना इसकी बात की गई है, चोरी करने की आदत इसकी भी बात की गई है और इनमें से कोई भी नहीं तो ये तो होगा नहीं, यानी कि 1, 3 और 4 वाला विकल्प हमारा सही होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 70 नंबर का प्रश्न दिया गया है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवकों को किस बीमारी का खतरा होता है? तो शारीरिक अक्षमता की बात की गई थी, पागलपन की भी बात की गई थी, HIV की भी बात की गई थी और मानसिक असंतुलन की भी बात की गई थी, यानी कि यह सभी ऑप्शन नंबर ए या सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया है, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो दोषी है वो बच्चे के मित्र हैं, जो उनके संगति हैं। अगर बुरे संगति में रह रहे हैं तो वो इस प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। पैराग्राफ के अनुसार विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 72 से 76 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था, तो चलिए जल्दी से इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी बचत कर रहे हैं और उसे कहाँ निवेश कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पैसा जोड़ सकें। साधारण भाषा में समझा जाए तो बचत और निवेश में अंतर इतना ही है कि जो राशि आप अपनी नियमित आय से बचाकर अलग रख लेते हैं वह बचत है, और यदि आप अपनी उस बचत को कुछ रिटर्न प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ खरीदते हैं जो कि भविष्य में आपकी संपत्ति बन सके तो वह निवेश है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। बचत अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के बचत खाते या फिर अन्य किसी जगह पर सीमित समय तक रखा गया पैसा बचत होता है, जो सुरक्षित होता है और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है। गृहिणियों द्वारा बचत बचाकर किचन में चावल के मर्तबान में रखा पैसा या फिर साड़ियों की परतों के बीच छिपाकर रखा गया पैसा भी बचत की श्रेणी में ही आएगा। बचत में रखा पैसा जब चाहिए हो तब सहजता से उपलब्ध होता है। अक्सर यह बचत अल्पकालीन लक्ष्यों या फिर आपातकालीन जरूरतों के लिए होती है। बचत में रखा गया आपका पैसा निवेश के मुकाबले अधिक सुरक्षित रहता है। इसमें बहुत कम या ना के बराबर जोखिम रहता है। बचत में आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है क्योंकि सभी बचत योजनाओं के ब्याज की दर कम होती है। इसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है। इससे मुद्रास्फीति भी कवर नहीं होती है। दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है।
मुख्य बचत या निवेश में अंतर यह है कि निवेश में आप उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। निवेश से आप लंबे समय तक मुद्रास्फीति को पछाड़ कर अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और एसआईपी आदि निवेश के प्रारंभिक तरीके हैं। जमीन, सोना, कमोडिटीज और शेयर आदि निवेश करने के लिए अधिक धन और अनुशासन की आवश्यकता होती है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है, परंतु सही तरीके से किया गया निवेश संपदा में कई गुनी वृद्धि कर सकता है। निवेश किया गया पैसा एकदम से उपलब्ध नहीं रहता और इसे बेच करके दोबारा पैसा बनाने में भी समय लग सकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। कोई सपना ऐसा नहीं होता जो पूरा ना किया जा सके। इस पैराग्राफ पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। निवेश कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्या जा रहा है कि सेविंग बैंक में रखा धन, सेविंग बैंक में जो खाते में जो धन रखा है उसे हम लोग बचत कहते हैं, निवेश नहीं कहते हैं। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी के देखिए म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये निवेश का उदाहरण है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। जमीन खरीदना भी है और शेयर खरीदना भी है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही था। ये सेविंग बैंक में रखा धन जो है वो निवेश का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। पहला दिया गया है, निवेश में दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। निवेश जो होता है वो लंबे पीरियड के लिए होता है। जो एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लंबे समय के लिए पैराग्राफ के अनुसार, ठीक है। दूसरा दिया गया, निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका होता है, ये विकल्प गलत है। तीसरा देखिए, गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चे से बचाई गई राशि अच्छा निवेश है, तो इसे निवेश नहीं बल्कि बचत कहते हैं, तो ये भी गलत है। चौथा देखिए, निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। यानी ए और पहला और चौथा वाला विकल्प सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे। अब शेयर खरीदना क्या है? शेयर खरीदना निवेश है। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला दिया गया, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, तो जो शेयर खरीदना तो ये तो जोखिम भरा है और ये जोखिम रहित कर रहा है, तो ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, यहाँ पर ये बचत नहीं किया है, रमेश ने शेयर खरीदा तो ये निवेश किया है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, शेयर खरीदना बचत है, तो शेयर खरीदना निवेश है ना कि बचत है। चौथा विकल्प देखिए, शेयर खरीदना निवेश है, तो यही एक विकल्प केवल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 केवल सही जवाब है। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में देखिए बी में केवल 4 दिया गया, विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहला विकल्प दिया गया है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है, तो पैराग्राफ के अनुसार यह गलत हो गया। दूसरा देखिए, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश के द्वारा, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चूंकि ध्यान से समझिए, यहां पर अशुद्ध पूछा गया था, तो पहला वाला गलत था, निगेटिव था, इस वजह से ये उत्तर होगा। और दूसरा चूंकि पॉजिटिव है पैराग्राफ के अनुसार, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम रहता है, तो ये कहना कि लक्ष्यों की प्राप्ति संभव ही नहीं है, यह पैराग्राफ के अनुसार गलत है। और चूंकि गलत है इस वजह से हमारा उत्तर होगा, क्योंकि अशुद्ध वाला हमसे पूछा गया था। चौथा देखिए, बचत निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाता है, तो यह भी विकल्प एक तरीके से अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ में बचत से ज्यादा निवेश को तवज्जो दी गई है, ठीक है। तो ये विकल्प हमारा निगेटिव था, चूंकि निगेटिव है इस वजह से उत्तर होगा क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, 1, 3 और 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए विकल्प नंबर बी 1, 3, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, सोना खरीदना ये निवेश का उदाहरण है पैराग्राफ के अनुसार, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी का देखिए, पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए पैसे रखना ये गलत है, सेविंग बैंक में पैसे रखना ये भी गलत है, बच्चों की पिगी बॉक्स में ये भी गलत है। पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सोने खरीदना ये बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 77 से 81 तक दिए गए लाइन ग्राफ यानी कि रेखा आलेख पर आधारित पूछा गया है। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले और स्कूल को छोड़ने वाले छात्रों की संख्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ में प्रत्येक वर्ष, यहाँ से देखिए 2010 में टोटल कितने बच्चे थे, 3000 बच्चे थे स्कूल में। 2011 में
टोटल स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या 400 थी और स्कूल छोड़ने वाली की संख्या 300 थी। 2012 में इसी प्रकार से देखिए एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या 350 थी और स्कूल छोड़ने वाली की संख्या 500 थी। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष का अलग अलग डेटा दिया गया है और आपसे इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए। चलिए पहले प्रश्न पर ही डायरेक्टली चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 2014 के अनुसार पूछा जा रहा है। 2014 कहाँ है? यहाँ पर है। 2010 में टोटल 3000 बच्चे थे। 2010 में टोटल 3000 बच्चे थे। उसके बाद से 2011 में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया? 400 बच्चों ने एडमिशन लिया। 2012 में 350 यानी कि 750 हो गया। उसके बाद से 2013 में 500 यानी कि 1250 हो गया और 2014 में 550 यानी कि 13 और 5 1800 टोटल बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। और कितने बच्चे छोड़ करके चले गए? देखिए 1800 टोटल एडमिशन लिए, याद रखिएगा। और छोड़ने वाले बच्चों की संख्या देखिए 300 और 5 800, 8 और 4 1250 और उसके बाद से ये देखिए 1650 टोटल 1650 बच्चों ने एडमिशन मतलब स्कूल छोड़ दिया है। यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है? इसमें से डिफरेंस आ रहा है 150 बच्चों का। यानी कि 3000 2010 में बच्चे थे और 150 बच्चे और ज़्यादा उसमें बढ़ गए। यानी कि कितना हो जाएंगे? 3150। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए 3150 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या फिर गिरावट अधिकतम है? तो स्कूल छोड़ने वाले की बात की गई है, ध्यान से देखिएगा। स्कूल छोड़ने वाला कौन कौन सा डाटा है? ये है, उसके बाद से ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है, फिर ये है और फिर अंत में ये है। पूछा जा रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले में अधिकतम वृद्धि या फिर अधिकतम गिरावट प्रतिशत में किस वर्ष में दर्ज की गई है? 2012 में देखिए 300 से सीधे 500 वृद्धि हो गया। यानी टोटल वृद्धि कितना हुआ? 200 का। कितने में? 300 में। और परसेंट में बदलने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि टोटल अगर हम लोग देखें तो कितने प्रतिशत हो गए? ये लगभग 66.66%। यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये सबसे बड़ा परसेंटेज है वृद्धि के भी संदर्भ में या फिर गिरावट के भी संदर्भ में। तो सबसे ज़्यादा किस वर्ष में चेंज हुआ है? तो 2012 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 2012 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 79 की। आप स्क्रीन पर देखिए, पूछा जा रहा है कि 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है? 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या पूछी जा रही है। 2012 और 2013 की बात की गई है, ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे 2012 में टोटल कितने बच्चे थे? तो 2010 में 3000 बच्चे थे। 11 में टोटल बच्चे जितने एडमिशन लिए वो 400 और 350 यानी कि 750 टोटल बच्चे आए और कितने बच्चे छोड़ करके चले गए? 300 और 5 800 यानी कि 50 बच्चे कम हो गए। किसमें से? 2010 में से। यानी कि 2012 में 50 बच्चे कम हो गए। यानी कि कितने हो जाएंगे? 2950 टोटल बच्चे होंगे 2012 में, ठीक है। और 2013 की अगर बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर 50 का कमी आ गया है और इसके बाद से देखिए स्कूल में एडमिशन लेने वाले की संख्या 2013 में 500 थी और इसमें कितना है? 450। यानी कि 50 बच्चे बढ़ गए और 50 पहले कमी हुआ था। यानी कि टोटल एडजस्ट हो गया। यानी कि 3000 हो जाएंगे 2013 में। 2013 में कितना हो जाएगा? 3000। अब हमसे क्या पूछा गया था? हमसे ये पूछा गया था कि लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। तो 2012 में 2950 था और 2013 में 3000 था। तो कितने की वृद्धि हुई है? 50 की वृद्धि हुई है। कितने में? 2950 में। और इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा 500 और डिवाइडेड बाई 295। इसको जब आप भाग देंगे तो लगभग जो मान आएगा 1.69। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए लगभग 1.7 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, जो शामिल हो रहे हैं उनकी न्यूनतम संख्या और स्कूल छोड़ने वाले की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? स्कूल में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कौन कौन सी है? तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और अंत में ये है। इसमें न्यूनतम सबसे कौन है? सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा 350 है। और स्कूल छोड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कौन कौन सी है? तो ये है, ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है और अंत में ये है। इसमें सबसे अधिकतम संख्या बोली गई थी। तो सबसे अधिकतम संख्या कितनी है? सबसे अधिकतम संख्या इसमें 500 की है, ठीक है। सबसे अधिकतम संख्या 500 की है। यानी कि हमसे पूछा गया था 350 में 500 का अनुपात क्या होगा? तो ये इसे काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और ये 10 बार में जाएगा। 7:10 हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए
विकल्प नंबर बी 7:10 इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की संख्या का कितना प्रतिशत थी। 2013 और 2016 की बात की गई है। सबसे पहले 2013 की बात कर लेते हैं। तो कितने बच्चे इसमें शामिल हुए, 400, 350 यानी 750 और 5 1250। और कितने बच्चों ने छोड़ दिया, 300 और 5 800 और ये 450 यानी 1250। यानी कि जितने छोड़ दिए उतना ही एडमिशन लिए थे। यानी कि इनकी जो संख्या हो जाएगी 2013 में वो कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। और इसके बाद से 2016 की बात की जाए तो देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल एडजस्ट है, यानी 3000 है। उसके बाद से देखिए कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया, 550 और ये 450 यानी कि 1000 हो गया और ये 600 यानी कि 1600 हो गया एडमिशन लेने वाले। ठीक है, इसके बाद से स्कूल को छोड़ने वाले की संख्या अगर देख लीजिए तो 400 और 500 900, 900 और 5 1400 यानी कि 1600 बच्चे एडमिशन लिए थे और 1400 बच्चों ने छोड़ दिया, यानी कि 200 बच्चे बढ़ गए। यानी कि 2016 में टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 3200 हो गई। हमारा ये पूछा जा रहा था कि 2013 वाला कितना अनुपात होगा 2016 का। तो 2013 में कितना था, 3000 और 2016 में कितना हो गया, 3200। और अनुपात निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3000/32 यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 93.75% इसका सही जवाब होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 82 से 86 तक दिए गए दंड आलेख पर पूछा गया था। चलिए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न इस पर आधारित पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा जा रहा है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के लगभग ठीक बराबर था। तो चलिए देखते हैं। 2005 की बात की गई है यानी कि ये, और 2006 की बात की गई है यानी कि ये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, 70 और 55 125 आएगा। 125 में 2 से भाग देंगे तो ये इसका औसत मिल जाएगा। ठीक है, और पूछा गया था इन चारों विकल्पों में से किसके औसत के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए औसत निकालने के लिए दोनों में भाग देना होगा, यानी इन सब में जोड़ करके 2 से भाग देना होगा। तो यानी कि जिसका योग इतना आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि भाग तो दोनों में देना है। यानी कि देखिए किसका युग्म यानी किसका जोड़ा जोड़ने पर 125 आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए पहला दिया गया है 2002 और 2007। 2002 का मतलब 45 और 2007 का मतलब 80। तो 80 और 45 125 हो जाएगा, यानी कि यही वाला विकल्प हमारा सही है। विकल्प नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। 2003 से 2004 बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए 2003 में 65 था और 2004 में 50 हो गया था, यानी कितने की गिरावट आई, 15 और कितने में, 65 में, और इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और ये 13 पचे 65 यानी कि 300/13। 300 में 13 से जब भाग देंगे तो हमारा उत्तर मिलेगा लगभग 23%। 23.07% होगा, यानी लगभग 23%। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कहा जा रहा है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2001 से 2008 की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं ग्राफ में। 2001 में था 30 और 2008 में था 85। 30 से 85 बढ़ा, यानी कि कितना हो गया, 55 का वृद्धि हो गया। कितने में, 30 में, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर बचा 550 और बचा नीचे 3। 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचा 25 हो गया, 3 8 24, 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 1 बचा 10 हो गया, फिर 0.33 यानी 183.33% हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 183.33 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस पर आधारित अगला प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। किस वर्ष की तुलना में मतलब उत्पादन किस वर्ष में सबसे अधिक हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, आपसे पूछा जा रहा है। प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 15 का वृद्धि हुआ है, यहाँ पर 20 का वृद्धि हुआ है। ये तो कंसीडर करना नहीं है क्योंकि ये कमी हुई है, ये भी कंसीडर नहीं करना है, कमी हुई है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर ये वृद्धि हुई है और यहाँ पर ये वृद्धि हुई है और यहाँ पर ये वृद्धि हुई है। तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं क्योंकि 5% का ही वृद्धि हुआ है, तो ये आपका कम आएगा, उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए अनुमान सिर्फ आपको लगाना है। 55 से 80 की अगर बात करें तो कितने का वृद्धि हुआ है, ये 25 का वृद्धि हुआ है, कितने में, 55 में।
ठीक है, और गुणे 100 हो जाएगा। ये इसको अगर हम लोग 50 मान लें तो ये 2 लगभग 50% का यहाँ पर वृद्धि हुआ है, ये लगभग 50% है। और इसको अगर कंसीडर करें तो ये 20 का वृद्धि हुआ है, कितने में, 50 में, गुणे 100 कर देते हैं तो ये 2 यानी ये 40% का यहाँ पर वृद्धि हुआ है। उसके बाद से देखिए ये 45 से 65 हो गया, 20 का वृद्धि हुआ कितने में, 45 में, और ये 100 हो जाएगा, यानी कि ये लगभग 40% से कम आएगा। ठीक है, यानी ये इससे कम है तो इसको तो कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि 40% तो पहले ही आ चुका है। और 30 से 45 हुआ, यानी 15/30 और गुणे 100, ये 2, ये 50% यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लगभग 50% आ रहा था, लेकिन ये 55 से मैंने 50 कंसीडर किया था, इस वजह से 50 आया था, यानी कि ये अनुमानतः 50 से कम आएगा, और ये एग्जैक्टली 50% आ रहा है, यानी कि हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा 2002 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, अनुमानित वृद्धि। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 2002 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल के उत्पादन में किए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक थी। अब इन सब का औसत पहले निकाल लेते हैं, तो देखिए 30 और 45 कितना हो जाएगा, 75 हो गया, 75 और 65, 80 और 6 140 हो गया, 140 और 50 190 हो गया, और 70 260 हो गया, 55 315 हो गया, और 80 395 हो गया, और 85 400 और 480 टोटल हो गया, 480 टोटल उत्पादन हो गया। और औसत निकालने के लिए कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 से भाग दे देंगे, यानी 8 6 48, 60 इसका औसत आ गया। अब 60 से कौन कौन सा ज़्यादा है ये हमको देख लेना है, तो ये 60 से ज़्यादा है, ये 60 से ज़्यादा है, ये है, यानी टोटल 4 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए 4 इसका सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 87 से 91 तक दिए गए टेबल पर आधारित पूछा गया था, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा और अनुभाग विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला विभाग कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। यानी कि देखिए ये अलग अलग 5 कंपनियों का डेटा दिया गया है, और प्रत्येक कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं ये यहाँ पर इसकी संख्या दी गई है। और इन टोटल एम्प्लॉय में लेखा विभाग में पुरुष कितने हैं ये प्रतिशत में दिया गया है, महिलाएं कितने हैं ये प्रतिशत में दिया गया है, और इसी प्रकार से रिसर्च में कितने प्रतिशत पुरुष हैं और कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं ये आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, लेखा विभाग यहाँ पर है, इसमें कहा जा रहा है कि 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। अब लेखा विभाग में इतने प्रतिशत पुरुष हैं और इतने प्रतिशत महिलाएं हैं। ठीक है, तो इनके इन पुरुष और महिलाओं का जो प्रतिशत है दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 30% हो जाएगा। यहाँ पर जो टोटल एम्प्लॉय हैं कंपनी ई में, ध्यान दीजिएगा कंपनी ई की बात की जा रही है, टोटल एम्प्लॉय 350 हैं, और 350 का 30%, 350 का 30% यहाँ पर लेखा विभाग में है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 35 3 105, यानी टोटल 105 कर्मचारी हैं लेखा विभाग में, यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और इस 105 में से 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। अब 105 का अगर मैं 60% निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, और 5 से इसको काटे तो 5 दूनी 10, और 5 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 21 बार में, और ये 2 से काट देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, यानी कि 63 ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है लेखा विभाग में। ठीक है, इसी प्रकार से अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान में टोटल पुरुष 3% हैं और महिलाएं 7% हैं, यानी कि अनुसंधान में दोनों को जोड़ करके 10% एम्प्लॉई हैं। टोटल एम्प्लॉई की संख्या ई में 350 है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 35 एम्प्लॉई हो जाएंगे। अब बोला जा रहा है कि 40% कर्मचारी जो हैं वो एमबीए की डिग्री हैं अनुसंधान में, तो 35 का 40% आपको निकाल देना है सिंपली। ठीक है, 35 का 40% जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35, और ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2 दूनी 4, यानी कि 14 एम्प्लॉय हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो अनुसंधान में 14 और अकाउंट्स में 63, दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 और 6 1 7, टोटल 77 एम्प्लॉय होंगे। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 77 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी कंपनियों डी को छोड़ करके में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर के संख्या और सभी कंपनियों ए और ई को छोड़ करके में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर के संख्या के बीच अंतर कितना है। देखिए कंपनी डी को छोड़ करके बाकी सभी कंपनियों में महिलाओं की लेखा यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितनी संख्या है इसके बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो
चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए महिलाओं की बात की गई है, तो केवल हम लोग इस वाले कॉलम पर ध्यान देंगे, ठीक है। पहला जो कंपनी ए में टोटल एम्प्लॉय थे 450, उसका 14% जब आप करेंगे तो इसका मान आएगा 63। 700 कंपनी बी में टोटल एम्प्लॉय थे, इसका 10% निकालेंगे तो इसका मान आएगा 70। 550 सी कंपनी में है, इसका 14% निकालना है, कितना 550 का 14% जब आप निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 77, ठीक है। और डी वाले को तो कंसीडर करना नहीं है, तो अंत में 350 को कंसीडर करेंगे, इसका 18% निकालना है। तो 350 का जब आप 18% निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 63। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए 3 7 10, 3 13 का 3, हाथ में 1, 7 7 14, 7 21 और 6 27, यानी कि 273 टोटल एम्प्लॉय हो गए लेखा विभाग में। केवल जो महिला एम्प्लॉय है 273 याद रखिएगा। अनुसंधान विभाग में ए और ई को छोड़ करके पुरुष अनुसंधान डिपार्टमेंट में इनकी संख्या कितनी है एक बार देख लेते हैं। तो 700 का 11% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 का 11% आपका हो जाएगा 77। इसके बाद से देखिए 550 का 4% कितना हो जाएगा, तो 550 का बेसिकली 4% हमको निकालना है, 550 का 4%, तो इसका मान आ जाएगा 22। और इसके बाद से देखिए 600 का 6%, 600 का 6% कितना हो जाएगा 36। इन सबको जोड़िए, 7 2 9 6 9 6 15 5, हाथ में 1, 8 8 2 10 10 3 13, यानी कि 273 और 135 का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 138 हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 138 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों के साथ कितना अनुपात है। कंपनी बी का लेखा विभाग में महिला की बात की गई है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 70, और सी का अनुसंधान विभाग में पुरुष की बात की गई है, तो इनका कितना हो जाएगा 550 का 4%। तो 550 का अगर हम लोग 4% निकालें तो वो 22 आएगा, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 2 से अगर हम लोग काटें तो 35 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। 35:11 इसका सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 35:11 इसका सही उत्तर है। चलिए इस पर आधारित अगला प्रश्न है, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, ए की बात की गई है, और लेखा विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या यानी महिला और पुरुष दोनों को मिला करके कंपनी ई की अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ए के लेखा विभाग के कुल कर्मचारी और कंपनी ई की अनुसंधान की कुल कर्मचारियों की बात की गई है। कंपनी ए का लेखा विभाग देखिए तो कितना हो जाएगा 12 और 14 26%, तो 450 का 26% बेसिकली हम लोग को निकाल देना है। तो देखिए 450 का 26% जब हम लोग निकालेंगे तो इसका मान आएगा 117। कितना आएगा 117। और कंपनी ई की बात की गई थी, इसमें अनुसंधान के टोटल एम्प्लॉय 7 3 10 और 350 का 10% यानी कि 35। तो ये बोला जा रहा है कि जो 35 है, जो 117 है वो 35 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 117 में से बेसिकली जब हम लोग 35 को घटाएंगे तो इसका मान कितना आ रहा है 82 अधिक है, 82 अधिक है। और कितने से 35 से, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। इसका मान जब हम लोग निकालेंगे तो यानी कि सीधे तौर पर आप कह लीजिए 8200 और डिवाइडेड बाई 35 जब हम लोग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 234.28%, 234.28%। दिए गए विकल्प में देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 234.28 यानी 29% लगभग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष, ध्यान दीजिएगा केवल पुरुष की बात की गई है, कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों में अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला, केवल महिला की बात की गई, कर्मचारियों से कितना अनुपात होगा। कंपनी ए और कंपनी सी की पहले बात की गई थी और इसमें लेखा विभाग में केवल मेल की बात की गई है, यानी कि 12% हमको निकालना है, कितने का 450 का। तो चलिए 450 का 12% अगर हम लोग निकालें तो इसका मान आ जाएगा 54, ठीक है। और इसी प्रकार से सी में देखिए मेल की अगर केवल बात करें तो 28% कितना 550 का। तो 550 का जब हम लोग 28% निकालते हैं तो इसका मान आ जाएगा 154, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि 54 + 154 इसका मान आ जाएगा 208, ये 208 हो गया।
और इसके बाद से बी और डी की बात की गई थी, बी और डी की, और इसमें अनुसंधान विभाग में केवल महिलाओं की बात की गई थी। तो देखिए बी में कितनी महिलाएं हैं, इसमें 13%, कितने का, 700 का, तो 700 का 13% निकालेंगे तो 91 आएगा। और डी में देखिए 600 की बात की गई थी और इसमें महिलाएं कितनी हैं, 4 हैं, तो इसका 24 आएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, 4 1 5 और 9 2 1 11, यानी कि अब जो इसका और इसका बेसिकली हमको अनुपात पूछा गया था, तो 208 डिवाइडेड बाई 115 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 208 डिवाइडेड बाई 115 अनुपात होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी देखिए 208 अनुपात 115 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 92 से 96 तक एक अन्य टेबल पर दिया गया था। यहाँ पर दिया ये गया है कि निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए बी सी डी और ई की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण है। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 यहाँ पर राज्य हैं, यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी और डी 5 राज्य हैं। इसमें यहाँ पर देखिए गरीबी रेखा के नीचे कितना प्रतिशत है प्रत्येक राज्य में, ये दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया। इसी प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया प्रत्येक राज्य के लिए। इसी आंकड़ों का अध्ययन करके आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी में कुल जनसंख्या 7 मिलियन है। देखिए बात की गई है डी की, और डी में कहा क्या जा रहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि डी राज्य की कुल जनसंख्या 7 मिलियन है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 7 मिलियन कुल जनसंख्या दी गई है और 7 मिलियन का 20% गरीबी रेखा से नीचे है। यानी कि जो 80% होगा, 7 मिलियन का जो 80% होगा वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। 7 मिलियन का 80% अगर हम लोग निकालें तो इसका मान आ जाएगा 7 8 56 और 10 से भाग देंगे तो 5.6 मिलियन। 5.6 मिलियन ऐसे लोग हैं डी राज्य में जो कि गरीबी रेखा से ऊपर हैं। अब हमसे क्या पूछा गया था कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या पूछी गई है। अब देखिए डी का ये आंकड़ा है और महिलाओं की संख्या ये 3 है, यानी कि 5.6 गुणे 3/7 हो जाएगा। 7 8 56, ये 0.8 हो जाएगा और 8 3 24, 2.4 मिलियन दिए गए विकल्प में। देखिए ऑप्शन नंबर बी 2.4 मिलियन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, यदि राज्य सी के गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले, सी की बात की गई है, और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या दी गई है। ध्यान से देखिएगा, सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या दी गई है 2, ठीक है। यानी कि जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.5 मिलियन को। यानी कि 10 लाख से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 लाख। तो टोटल इनकी जनसंख्या कितनी है गरीबी रेखा से ऊपर, इन दोनों को जोड़ देंगे। अनुपात में मैं चल रहा हूँ, सब कुछ वर्चुअल चल रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 2 का मान जब 15 लाख है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान हो जाएगा 15 लाख गुणे 5/2। यानी कि अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 और इसके आगे कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और गुणे 5 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, 0 0 0 0, 50 25 के 5 हाथ में 2 और 7 5 35 और 2 37, इतना हो जाएगा। ये टोटल जनसंख्या हो जाएगी जो गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि इसको जब हम लोग मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3.75 मिलियन। 3.75 मिलियन जो हमें प्राप्त हुआ है सी के बारे में, वो टोटल 75% का ज्ञात हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने जो इसका आंकड़ा निकाला ये गरीबी रेखा से ऊपर है और ये जो प्रतिशत दिया गया है वो गरीबी रेखा से नीचे है। यानी 75% का मान कितना आया, 3.75। तो यहाँ पर 100% का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3.75 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 75, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 से काटेंगे तो 25, 12 में 300 और 15 हो जाएगा, ये 15 बार में जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कि 5 मिलियन टोटल जनसंख्या होगी सी राज्य की। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी
5 मिलियन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग संख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन दिया गया है। ए राज्य की बात की गई है। गरीबी रेखा से ऊपर का आंकड़ा दिया गया है किसके लिए? महिलाओं के लिए। कितना? 1.8 मिलियन। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की लगभग संख्या कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की संख्या। देखिए यहां पर ए की बात की गई है, यहां पर गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की बात की गई थी। 7 जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1.8 को। ठीक है, तो गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की संख्या हमसे पूछी गई थी, तो इसका मान कितना है? इसका मान है 6। तो 6 का मान बेसिकली हम लोग को निकाल लेना है। तो 1.8 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो इसका मान आएगा लगभग 1.54 मिलियन, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। यानी कि हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 95 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या में अनुपात क्या होगा? देखिए पहले बोला गया था बी राज्य के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या हमको दी गई है। गरीबी रेखा से नीचे कौन सी है? ये है, और इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2.4 मिलियन को, यानी कि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 2.4 मिलियन को। तो और ई राज्य के लिए 6 मिलियन दिया गया है। ई राज्य के लिए देखिए, ई राज्य के लिए यहाँ पर गरीबी रेखा से ई राज्य के लिए गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या 5 दिया गया है। और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर दिया गया था 6 मिलियन। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी और ई की कुल जनसंख्या में अनुपात क्या होगा। ठीक है, ठीक है, टोटल जनसंख्या में अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 का मान जब 2.4 दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि 3 का मान जब, ध्यान से देखिएगा, 3 का मान जब 2.4 है तो यहाँ पर 8 का मान, दोनों को जोड़ करके 8 हो जाएगा। 8 का मान कितना हो जाएगा? यानी कि 2.4 गुणे 8 कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, 2.4 गुणे 8 और डिवाइडेड बाई 3, इसका मान आ जाएगा 6.4। 6.4 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, और 6.4 गरीबी रेखा से नीचे है, और यहाँ पर 6.4 का मतलब 20% हो गया। क्यों? क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे का ये आंकड़ा है। यानी कि 20% का मान आपको दिया गया 6.4%। यानी कि 20% से 100% का मान निकालने के लिए बेसिकली 6.4 में आपको 5 से गुणा कर देना है। तो इसमें जब मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो इसका मान आ जाएगा 32 मिलियन। यानी कि बी का कुल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बी का कुल पॉपुलेशन 32 मिलियन। इसी प्रकार से ई की बात की गई थी। ई का यहाँ पर 5 का मान कितना दिया गया? 6 दिया गया है। तो 5 और 3 टोटल 8 हो जाएगा। 8 का मान कितना हो जाएगा? यानी कि देखिए, जब 5 का मान 6 है तो 8 का मान निकालने के लिए 6 गुणे 8 और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो इसका मान आएगा 9.6 मिलियन। ये ई का मैं निकाल रहा हूँ, 9.6 मिलियन, यानी 15% को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 15% बराबर 9.6। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 9.6 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई 15, इसका मान आ जाएगा 64। इसका मान कितना आ जाएगा? 64। और इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा गया था, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 32/64, यानी कि 1:2। दिए गए विकल्प में देखिए, विकल्प नंबर डी 1:2 सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, सी की बात की गई है और कुल जनसंख्या 4 मिलियन दी गई है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए यहां पर सी की बात की गई थी। सी की कुल जनसंख्या आपको 4 मिलियन दी गई है। सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन दी गई है, तो बोला जा रहा है कि गरीबी 4 मिलियन दी गई, तो सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या। अब यहाँ पर देखिए, ये गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत थे? 25% थे। तो गरीबी रेखा से ऊपर कितना हो जाएगा? 75%। यानी कि 4 मिलियन का सबसे पहले तो हमें 75% निकालना होगा। कितना होगा? यानी ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 मिलियन हो जाएगा, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर है।
ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर हैं। अब गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या पूछी गई थी। अब 3 मिलियन में कितनी महिलाएं हैं, तो इसका मान निकालने के लिए आपका 3 गुणे 2 और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो यानी 2 मिलियन इसका उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 2 मिलियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी, तो ये मराठा की थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, तो ये मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, तो ये निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी, तो ये कन्नौज हो जाएगा। विकल्प नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप 2022 में पूछे गए पीईटी के चारों शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ 2021 में पूछे गए दोनों शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।